अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आज 2 मार्च है और तीसरा दिन है ईरान इज़राइल अमेरिका जंग के। तो कल अपनी बात हो पाई थी, लेकिन फिर मैं जो है कहीं सफ़र पे चला गया था और आने के बाद बहुत थकावट थी, तो मैं आज फजर के बाद सो गया था और ज़ोहर के बाद भी बकिया काम थे। और उसके बाद आइडियोलॉजिकल इतने सवालात आए पिछली वीडियो पे कि मैं एक एक के जवाब दे दे करके मतलब काफ़ी खुश भी हो रहा था। इंटेलेक्चुअल हमारी गुफ्तगू हो रही थी और ख़ास तौर से मैं इंटरटेन कर रहा था मैं अपने स्टूडेंटों को कि उनके तरफ से कोई भी सवाल आ रहा था तो मैं उनको जवाब दे रहा था। बाकी आप कमेंट्स में तो मतलब निगेटिव कमेंट ज़्यादातर है, तो वो मैं एक आइडियोलॉजिकल जो है पर्सपेक्ट देने की कोशिश किया था, तो उसकी वजह से तो रिएक्शन आना ही था और मुझे मालूम था और मुझे तो डर लग रहा था कि सारे स्टूडेंट ही भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहा कि भाई जो बात हक है वही बोलूँगा, चाहे एक भी स्टूडेंट रहे या ना रहे, कोई मसला नहीं। और मतलब जब आइडियोलॉजिकल काम करना है तो फिर जो है मतलब टेंशन फ्री होके करना चाहिए। जो समझ में आए वो बात रखनी चाहिए और बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन इंसान को अंदर से ऑनेस्ट होना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। तो अब यह है कि पहले मैं आज की सूरत हाल बता देता हूँ, उसके बाद जो है थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल भी बात कर लेंगे। देखिए, परसों जो है अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया और अली ख़ामनेई साहब जो है वो अपने ऑफिस में थे और खुसूसी मीटिंग कर रहे थे बड़े बड़े अपने लीडरों के साथ। तो अमेरिका का कहना यह है कि 48 लीडरान थे, चलिए 20 ही लीडरान थे, बड़े बड़े नाम थे, और वहाँ पर उसको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गया, उसने अटैक कर दिया और सारे लोगों को शहीद कर दिया। अब यह है कि ईरान ने पहले कवर अप करने की कोशिश किया, इसराइल ने दावा किया 24 घंटे के बाद जो है ईरान ने उसको कबूल कर लिया। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमें जो है ईरान की तरफ से खबर मिलनी चाहिए थी और सुबह ही में जो दोपहर ही में मिल जाने चाहिए थे कि हाँ अटैक हुआ है और अली ख़ामनेई साहब का ऑफिस में हुआ है, और देखिए कि क्या मतलब दोनों हो सकता है कि वो शहीद भी हो गए हों या बच भी गए हों। तो इतना ज़्यादा जो है बदएतमादी नहीं होती। इसमें इज़राइल बाजी ले गया कि वो जो दावा कर रहा था उसकी बात सही निकली और ईरान जो तरदीद कर रहा था बिल आखिर 24 घंटे के बाद जो है सच मानने पे वो मजबूर हो गया। तो इसमें जो है ईरान की एक लिहाज से बड़ी हार हुई, एक तो लीडरों की शहादत के लिहाज से और दूसरे जो है ये इंफॉर्मेशन के लिहाज से। अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा था कि जो है वहाँ के कमांडर वगैरह क्या कर रहे थे, अपने अपने लीडरों की हिफाजत क्यों नहीं कर पाए, ऐसा वैसा। लेकिन उसमें उनका कहना यह है कि अली ख़ामनेई साहब जो है उम्र ज़्यादा हो गई थी, वो शहादत के आरज़ूमंद थे, तो वो इस लिहाज से जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं ले रहे थे और बंकर वगैरह में जा कर के मीटिंग करना उनको पसंद नहीं था। तो इस लिहाज से जो है वो अपने आप को पेश कर दिए थे कि अगर हमला करना है तो करो, हम डरने वाले नहीं हैं। इस पे बात करेंगे आगे चल करके। इसके बाद जो है ईरान जो है रिटेलिएट किया। तो रिटेलिएट में जो है जैसा उसने पहले ही कहा था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ईरान ही जो है बर्दाश्त करेगा, जंग की हीट तुम लोगों को भी महसूस करनी पड़ेगी। तो वो अमेरिकन बेस जहाँ जहाँ है, तुर्की को छोड़ करके समझिए सभी को लपेट दिया उसने, ओमान को जो है उसको भी लपेट दिया अभी। अब उसकी कोशिश यही है कि जो है जंग ज़्यादा ज़्यादा फैले और उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा हो। जितने मुल्क को हम जो है इस लपेट में लेंगे वो सब के जो है एयरबेस वगैरह जो है बंद होंगे, तो फिर जो है आवाजाही टूरिज्म ये वो मुतासर, तो फिर हर चीज़ एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, तो हर एक को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को उसने बंद कर दिया, फिर ये सारी चीज़ें, ताकि जो है जंग के कॉस्ट जो है ज़्यादा हो और उसके कॉस्ट जो है वो सब में शेयर हो, ताकि ये लोग फिर दबाव डालें डोनाल्ड ट्रंप पे कि जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करो। तो इस लिहाज से जो है
इसका जो स्ट्रेटेजिकल नुकसान भी हो रहा है ईरान को। तो इजराइल को भी हमला किया और इन लोगों को भी हमला किया। आज का दिन जो है कुछ ज़्यादा ख़तरनाक था ईरान की तरफ से और हमला के लिहाज से। और समझिए कि कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 जो है वो भी गिर गए। तो ये समझिए कि F-16, F-17, तो ये नहीं कि F-15 कम अहम है फिर इससे ऊपर है, इससे ऊपर नहीं, इन सब से कहीं सुपीरियर है F-15। ये अलग कंपनी की, ये अलग कंपनी की है। अब वो 3 जो है जहाज जो है वो गिर गया। अब ईरान कह रहा कि हमने गिराए हैं और अमेरिका कह रहा कि ये फ्रेंडली फाइट में हो गया है, यानी गलती से जो है वो अमेरिकन जहाज को कुवैती डिफेंस वालों ने निशाना बना दिया ईरानी जहाज समझ कर। अब ये लोगों को बात हजम नहीं हो रही है और ये भी हजम नहीं हो रही कि ईरान के पास इतना जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई कि उसने जहाज़ गिरा दिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अंदर से जो है चाइना को ऐसा हथियार दिया हो जिससे वो आराम से गिरा दिया हो। अब इसमें क्या सदाकत है ये बाद में बात खुलेगी या नहीं भी खुलेगी। तो ये बड़ा अचीवमेंट है और बड़ा लॉस है। लेकिन अमेरिका की नज़र में यह है कि फाइटर जेट वगैरह गिर जाए तो वहाँ की पब्लिक को ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, इंसानी जान के अगर जा रही है तो बहुत ज़्यादा असर है। इंडिया में इसके बरस आप देखें कितने भी मर जाए कोई मसला नहीं, रफाल नहीं गिरना चाहिए, वो जो एक सिंबल ऑफ प्राइड है। लेकिन यहाँ पर जो है अमेरिका में सिंबल ऑफ प्राइड जो है वो वहाँ के सिटीज़न है। तो अभी तक अमेरिका ने तो 4 के बारे में कबूल किया है, ईरान तो कहता कि बहुत हम मारे हैं। लेकिन आज का दिन जो है काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ है ईरान की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ और इन लोगों के ख़िलाफ़। तो ये लोग तो समझे कि आज सऊदी का आरामको कंपनी के ऑयल रिफाइनरी पे भी अटैक किया है, गैस पे भी जो है कतर के किया, ये सब बंद करके रख दिया एकदम। और यूएई पे भी बहुत हमला हो रहा है और इजराइल पे भी बहुत हमला हो रहा है। अब सब लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दिखाने भी की भी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें अभी अभी खबर ये आ रही है कि कतर ने जो है 2 फाइटर जेट को उड़ा दिया है ईरान के। तब लग रहा कि जो है ये गल्फ वाले भी अब धीरे धीरे कूद जाएंगे इस मैदान। और दूसरा जो है अमेरिका की तरफ से क्लेम आ रहा है कि अब हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो गया है ईरान के फ़िज़ा पे। अब ये मुकम्मल कंट्रोल होने से मुराद ये है कि यहाँ का डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। और अगर फ़िज़ा को कंट्रोल कर दिया गया तो फिर ईरान के लिए मज़ीद हमला करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ पे भी जो है वो मिसाइल वगैरह जो सेटअप वगैरह बनाएंगे वो फाइटर जेट लेकर उड़ा देगा उसको। तो ये देखिए, तो मेरे हिसाब से जो है अच्छा, ये खबर ये भी है कि अमेरिका ऑफ़र दे रहा कि बातचीत कर लो, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि असल टारगेट तो हम अचीव कर दिए हैं। लेकिन ये है कि उसका अंदाज़ा गलत निकला कि हम अगर सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो फिर जो है लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, उनके सपोर्ट में ही जो लोग सड़कों पे आ गए। तो इस लिहाज से जो है अब अमेरिका लोग को लग रहा है कि चलो एक जो है बड़ा झटका दे दिया हूँ, उनके बड़े बड़े लीडरों को, सुप्रीम लीडरों के साथ जो है ख़त्म कर दिया हूँ, तो चलो अभी जो है समझौता कर लेता हूँ कुछ दिनों के लिए। लेकिन ईरान जो है तैयार नहीं है। चलिए, ये बात अगर मान भी ली जाए तो ईरान चाहता क्या है? अगर जंग जारी रखना चाहता है तो ईरान के पास गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहेगा? क्या ज़्यादा ये कि इतना ज़्यादा जो है नुकसान कर दो, इतना ज़्यादा नुकसान कर दो कि अमेरिका दोबारा ईरान के बारे में सोचे ही नहीं? तब वो कितना नुकसान, कोई टारगेट तो होना चाहिए ना। तो ईरान की तरफ से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है प्लानिंग नहीं है, बस वो एक्शन पे रिएक्शन दे रहे हैं कि अगर तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, तुम भी करोगे तो हम भी ये करेंगे। तो इस लिहाज से जो है प्रॉब्लम है ईरान के पास कि वो, क्योंकि अगर वो ये समझ रहे हैं कि अगर अभी हमें बातचीत का ऑफ़र है, लेकिन अगर हम बातचीत अभी कबूल कर लेते हैं तो सब लोग समझेंगे कि ईरान जो है वो हार गया एक क्लास से, उनके बड़े बड़े लीडर मारे गए लेकिन ईरान ने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम भी जो है साइजेबल नुकसान कर देते हैं और उसके बाद बातचीत के लिए मानते हैं, तो फिर अपनी डोमेस्टिक पब्लिक के लिए कम से कम ये रहेगा कि देखो हमारे लीडरान को धोखा से मार दिया, लेकिन हमने भी इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि आप सोचिएगा भी नहीं।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कहीं ईरान का अंदाज़ा गलत हो और दूसरे के नुकसान करते करते अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो, क्योंकि इधर अमेरिका और इजराइल भी बहुत ताबड़तोड़ ईरान पर हमला कर रहा। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि 2-3 दिन में 1000 टारगेट को हम लोग निशाना बनाए। तो अब ईरान की कितनी कैजुअलिटी है ये तो या कितना डिस्ट्रक्शन है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा। और लीडरशिप जो है वो समझिए कि गिलास से चरमरा गई है, गरचे वो समझिए कि नई लीडरशिप आ गई है, लेकिन आप जानते हैं प्रैक्टिकल लीडरशिप को आने में एक मदरसा भी जो है वो एक हैंड से दूसरे हैंड जाने में कितना टाइम लगता है। और अभी तो इन लोगों को प्रॉपर जो है वो मीटिंग वगैरह करने का भी मौका नहीं मिल पाता है। तो इस लिहाज से जो है थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम लोग जो है लोग बटे हुए हैं। एक तबका है जो सिर्फ जो ईरान के ज़रिए से जो तबाही हो रही है वो दिखा रहा है, दूसरा तबका जो ईरान में तबाही हो रही है वो दिखा रहा। हम लोग तो बीच के हैं। तो मेरे हिसाब से ईरान अभी क्या रखे, कुछ तो गोल सामने रखना पड़ेगा, वरना अगर यह है कि इनके ज़रिए से जो है अगर दबाव बनाना चाहते हैं कि ये अमेरिका के बच्चे हैं, ग़ुलाम हैं, इनको मारेंगे और ये जाकर के बोलेंगे ट्रंप को कि भाई हमको बचाने के लिए आप सुलह कर लीजिए, तो अगर कर भी ले डोनाल्ड ट्रंप तो फिर सुलह के बाद जो है इन लोगों को इजराइल का भाई बनाना बहुत आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए, कि हम तुमको पहले ही बताते थे कि देखो ईरान तुम लोगों का दुश्मन है, असल दोस्त तुम्हारा इजराइल है, तो तुम लोग यकजान दो कालिब हो जाओ और ईरान के ख़िलाफ़ बिल्कुल मुत्तहिदा महाज बनाओ, अब्राहम एकॉर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ाओ। तुम्हारा दुश्मन जो इजराइल नहीं है, ईरान है। देखो इजराइल ने एक मरतबा कतर पर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी मंगवाया, लेकिन ईरान ने तो किसी को नहीं छोड़ा। तो इस लिहाज से जो है वो ईरान को ये नुकसान होगा। अभी वाहवाही हो रही है, लेकिन आगे चल करके ये आउटकास्ट ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से जो है दोनों ने एक एक गलती की है, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। ईरान को चाहिए था कि उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर में जैसे ही जो है वो समझिए कि मामला शुरू हुआ था और उसके कुछ दिनों के बाद ही जो है जैसे यहाँ पर लेबनान से लोग जुड़ गए थे, यमन से जुड़ गए थे, वैसे ईरान को भी फुल फ्लेज जुड़ जाना चाहिए था। और पूरी दुनिया जो है उस वक्त जो है फ़लस्तीनियों के साथ सिंपैथी थी और फ़लस्तीनी फाइटर बिल्कुल चार्ज थे। और फिर जो है सीरिया में भी बशार अल-असद की हुकूमत थी, इराक में भी थी, और यमन वाले भी थे, लेबनान वाले भी थे, इधर भी लीडरशिप मजबूत थी, इधर भी मजबूत, इधर भी अगर, तब तो समझ जाइए कि मामला कुछ हुआ। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है इनके पीछे खड़ी हो जाती और अपने अपने हुकूमत पर दबाव डालती, तो फिर तो शहादत में मिलती तो शाहाना शहादत होती। एक कन्फ्यूजिंग वाले। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो है कोई जंग से भाग रहा हो और उसको जाकर दुश्मन ने मार दिया। अब उसमें डिबेट हो रहा कि इसको शहीद बोला जाए या ना बोला जाए, क्योंकि दुश्मन को ललकारने वाले को शहीद कहा जाएगा ना, तो दुश्मन से भागने वाले को शहीद कहा जाएगा। हमारे बच्चे मर रहे हैं और हम जो है पीछे भाग रहे हैं और हमको घेर करके पीट दिया घर में, तो गर्चे हम दुश्मन के हाथों मारे गए तो क्या मैं शहीद कहलाऊंगा? और दूसरी बात यह है कि आखिरत में तो सबको जाना है, चाहे मर के जाएं या अपने मौत से। ये 20,000 जो फ़लस्तीनी बच्चे जो है दामन पकड़ेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? कि अगर आपके पास इतनी ताकत थी तो फिर अल्लाह पे भरोसा करके हमारे बचाव के लिए नहीं आ सकते थे? अपनी जंग को जो है हमारी जंग से एसोसिएट नहीं कर सकते थे, जैसे हौसियों ने किया था कि हमारी इजराइल से कोई जंग नहीं है, लेकिन चूंकि फ़लस्तीनी पर जो वो जुल्म कर रहा है और फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और ये ईमान का तकादा है कि हम न्यूट्रल बैठ के नहीं रह सकते, लिहाजा हमारी भी जंग। कब तक जंग? जब तक इजराइल जुल्म ना बंद करे फ़लस्तीनियों पर। जिस रोज बंद कर दे हमारी जंग बंद, गर्चे हमारे पास ताकत है या नहीं। तो यही एटीट्यूड जो सीरिया की तरफ से भी होना चाहिए, यही जो है तुर्की की तरफ से भी होनी चाहिए, यही जो है मिस्र की तरफ से भी होना चाहिए और यही ईरान की तरफ से भी होना चाहिए। अब इसमें अगर तुर्की नहीं किया तो वो भी गलत, इजिप्ट ने नहीं किया तो वो भी गलत, इराक ने किया तो वो भी गलत, और ईरान नहीं किया तो वो भी गलत, जिसने किया वो सही। अब ये कोई तो नहीं देखा जाएगा कि जो है इसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन था। एक बच्चे को बचाने के लिए 4 चचा की ज़रूरत है
और एक कजिन आकर के खाली खड़ा हो जाए और चारों चचा बोले कि हम जो है इस कजिन के पीछे खड़े हैं और वो बच्चा मारा जाए, तो ये चारों चचा कसूरवार होंगे कि नहीं होंगे? कि मैं तो एक बच्चा को भेज दिया था कि जाओ वो जो है कजिन को बचाओ, और वो बच्चा बोल रहा है कि भाई ये 5-6 लड़के आके हमें मिल मार रहे हैं, तो आप आइए, सब आइए बचाने के लिए। और कह रहे नहीं नहीं हम तो एक के पीछे खड़े हैं। तो ये जो है बात सही नहीं थी। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि ईरान के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, वो जो है 7 अक्टूबर के बाद ही शामिल हो जाते, तो सीरिया में भी उनकी हुकूमत थी, इराक में भी आराम से जो है वो हिजबुल्लाह को जो है हथियार वगैरह सप्लाई करते और आराम से तुर्की से इत्तेहाद करते कि भाई कल होकर के इजराइल तुम्हारे लिए भी मुसीबत है, हमारे लिए भी मुसीबत है, आओ मिलजुल करके इस कांटे को निकालते हैं। फिर इधर से ये होते, इधर से ये होते, आराम से हो जाता। तुर्की नहीं भी आता तो ये अकेले टैकल कर लेते, लेकिन वो चूक हो गई। अब जो है जंग से भाग रहे हैं, लेकिन जंग जो है इनका पीछा की जा रही है। आप कह रहे हैं हम नहीं लड़ना चाहते हैं, न्यूक्लियर नहीं बने, सब बात आपकी मानने के लिए तैयार है, फिर भी कह रहे नहीं तुम हट ही जाओ हुकूमत से, तुम इस लायक ही नहीं हो। अजय नौबत यहाँ तक आ गई कि जो है ये। और अभी देखिए कि जो है मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग जो है वो बंकर में भी किया जा सकता था, सेफ्टी लेके भी किया जा सकता। अब मैं तो सर पकड़ के बैठ गया जब खबर सुना कि ये लोग ऑफिस में कर रहे थे, और लोग जो है तलाश कर रहे हैं कि किसने जो है खबर लीक किया, किसने मुखबिरी की, और मुसाद का इंटेलिजेंस ये। अरे भाई इसमें मुसाद की इंटेलिजेंस क्या है? सबको मालूम है कि अली खामनी साहब का घर यहाँ पे है, बगल में यहाँ पे ऑफिस है, यहीं पे वो मीटिंग करते हैं, तो इसमें इंटेलिजेंस और मुखबिरी की क्या जरूरत है? किसको नहीं मालूम है कि यहीं पर रहते हैं? वो तो अगर बंकर में रहते तब वहां पर एग्जैक्ट बम मार दिया जाता, तब सवाल पैदा होता ना कि किसने ये बात लिखी। मैं यहाँ पर घर में रहता हूँ, यहाँ पर कोई आकर के कुछ कर दे, तो इसमें जो है इन्फॉर्मेशन और मुखबरी की क्या बात है? सबको मालूम है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो एक तो ये है कि ये मुखबरी वगैरह का कोई मसला ही नहीं था, उन लोगों को एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन लेना चाहिए था। और ये कोई बहादुरी नहीं है, अब प्रोटेक्शन लेना कोई बुजदिली नहीं है। यानी मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि सीरत नबी लोग पढ़ते ही नहीं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के दिन रात में जो है बिल्कुल जो है ऊंचाई पे जाकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात जाकर के निगरानी की हिफाजत किए, तो वो बुजदिली वाला मामला था क्या कि लीडर की हिफाजत रहती है? लीडर का क्या कर शहादत हो गई तो पूरे जो है सारे लोगों के जो है मायूसी फैल जाती है। आप सल्लल्लाहु के बारे में जो है सिर्फ जो है शहादत की खबर उड़ गई, तो आप देखिए कई हिस्सों में मुसलमान जो जंग में बढ़ गए थे। कुछ लोग तो जो है मदीना ही जाके रुके, कुछ लोग हथियार फेंक दिए, कुछ लोग जो जाम फशानी के साथ लड़े। तो लीडर की जंग में जो है वो 100 गुना ज्यादा कीमत रहती है, आधी से ज्यादा ताकत झोंकनी पड़ती है उनकी हिफाजत के लिए। और आपको मालूम है कि चारों तरफ से आपसे मिलिट्री बिल्डअप हो गया है, और अमेरिका जो है धोखेबाज है, इससे पहले भी नेगोशिएशन के दरमियान उसने हमला किया है, बड़े बड़े लीडरों को मार दिया है। और अब भी जो है वो जो है बंकर वगैरह में जो है इन्हें क्या किया? आप सल्लम जंग खंदक में खंदक खोद करके सेफ्टी का सामान किए, तो क्या ये बुजदिली थी या हिकमत थी? और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो आइडिया था खंदक खोद करके हिफाजत करने का, वो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने दिया था, जो ईरान के थे। और उन्होंने मशवरा देते वक्त यही कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि नहीं जीत पाएंगे तो फिर हम लोग सेफ्टी कर लेते हैं खंदक खोद करके। और आप सल्लम को उनका आइडिया अच्छा लगा और फौरन जो है हुक्म दे दिया, कहा ऐसा किया जाए। तो ये तो समझिए कि ये डिफेंसिव मामला जो है ये ईरान की तो घुट्टी में है। तो बंकर में जाकर मीटिंग करने में क्या प्रॉब्लम था? इसमें कौन से जो है ये हो जाते? लेकिन पता नहीं कहां से मौत के लिए अपने आप को हवाले कर देना, नरम चारा पेश कर देना, तुम चाहो तो मार दो, तुम चाहो तो जिंदा रखो। मुझे तो बात समझ में नहीं आई। अब जो है ताबड़तोड़ हमला करके करेंगे भी। अगर अली खामने साहब जिंदा होते और ये हमला कर दिया होता, तो फिर जंग का जो है नतीजा किस पे निकलता? दारोमदार किस पे था? फिर हार जीत का जो है बिल्कुल 50-50 चांस था। ये बात समझ लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा समझा ही देता हूं। तब मामला यह था कि दो लोग लड़ना चाह रहे हैं,
ईरान और अमेरिका। इजराइल तो समझिए कि जंगी के लिए है, ग्रेट इजराइल, उनकी पब्लिक अलग टाइप की है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकन पब्लिक और ईरानी पब्लिक, अली ख़ामनेई के साथ जो है वो ईरान की पब्लिक है, या डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है अमेरिकन पब्लिक। अब ये जंग में अगर ये हमला करता और स्टार्ट जो अमेरिका अगर करता, तो इसके जो है हिच जाने के बाद दारो बदार ये था कि कहाँ की पब्लिक जो है वो फटीक का शिकार हो जाती है और अपने लीडरों से सवाल करना शुरू कर देती है। तो ज्यादा चांस था कि डोनाल्ड ट्रंप से लोग सवाल करने लगते कि तुम खामखा के लिए क्यों ईरान पे जंग मुसल्लत कर दिया। तो फिर उसको मजबूर करते, आओ खुद ही बढ़िया बिस्तर लेके जाता। अभी तो वो अचीवमेंट दिखा रहा कि जंग देखो, पहले झटके में हमने ये कर दिया, वेनेजुएला में पहले झटके में लीडर को उठा ला, यहाँ पे पहले झटके में मार दिए। तो जब जो है बेटा जीत रहा होता ना जंग में, तो बाप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब जो है चोट लगती है ना, तब कहता है कि भाई जंग लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। तो इस लिहाज से अली ख़ामनेई साहब अगर जो है वो टारगेट नहीं हुए होते तो फिर जंग का मामला अलग रहता। अभी ईरानियों के पास कुछ नहीं सिवाय डिस्ट्रक्शन करने के, तबाही फेर दो। लेकिन तबाही फेरने में तो आपकी भी तबाही फिरेगी ना। 8 जो है समझिए कि हॉस्पिटल को उसने कत्ल कर दिया। फिर भी किसी भी ईरानियों से जाके पूछ लीजिए कि ठीक है परसों जो हुआ सो हुआ, आज आपका टारगेट क्या है, बोलिए आप क्या चाहते हैं, क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है उनका। कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या बदला लेना चाहते हैं? क्या आपका टारगेट है कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं मारेंगे तब तक नहीं बैठेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मारेंगे तक? कोई तो एक टारगेट बताएंगे ना, कहाँ पर रुकेंगे? या एमलेस जो है जंग खींच देंगे। तो एमलेस में तो फिर जो है डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं रहता। धीरे धीरे क्या है कि वो सारे लोग जो है एक साफ में आते चले जाएंगे, नेटो पूरा आ जाएगा, पूरा गल्फ आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा। फिर जैसे सद्दाम हुसैन को पूरा घेराव कर दिया था, वैसे ईरान को घेराव कर दिया जाएगा। तो वो तो आप भी जब जंग में जो दमदार रहते हैं तब आपके इत्तेहादी लोग बनते हैं ना, और जब आप जो है कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाएंगे तो फिर धीरे धीरे लोग जो है जिधर ज़्यादा लोग रहते हैं उधर जो है शामिल होने लगते हैं। हाँ, अभी एक चांस है। हाँ, ये मैं बताऊं कि ईरान ने इसने अमेरिका ने भी एक गलती किया है कि वो जो है रिजीम चेंज जो चाह रहा था वो तो नजर नहीं आ रहा। अब तो ये कितना भी मारते रहेंगे लोग और जो है जज्बाती अटैच होते चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से गलती हो गई कि पिछले महीने में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था और बिल्कुल वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था, और उस वक्त वहां के प्रोटेस्टर जान को हथेली पे लेकर के आ गए थे रिजीम चेंज करने के लिए, इस भरोसे पे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और जो है कुछ पुश करेगा। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगर हमला करता तो फिर रिजीम चेंज के चांसेस 50% हो जाते। लेकिन वो मौके गवा दिया, उसके जो एसेट वगैरह थे चाहे वो मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए। अब जो है इसकी वजह से वो पूरा कांटा ही निकल चुका है बगावत वाला, जिसके वजह से वो बगावत का जो है कोई सुर ही नहीं ले रहा। अब वो अंजाम लोग भुगत चुके हैं। तो ये जो है स्ट्रेटेजिकल जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिस्टेक हुई है। इनका मिस्टेक यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से ही जो इनको भाप लेना चाहिए कि हमारा नंबर आएगा, तो नंबर आने से पहले हम नंबर लगा देते हैं। और यहाँ पर इससे गलती हुई कि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो ये जो है ये उस वक्त जो है शुरू नहीं किया। अब यह है कि ईरान के पास क्या मौका है, क्या मकासद, तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, वरना उम्मत की निगाह में भी जो है वो ज़्यादा तो कुछ नहीं। ठीक है, जो जिसके सपोर्टर हैं उस हिसाब से है। मेरे हिसाब से ईरान को जो है करना ये चाहिए कि सुलह की पेशकश को मान लेनी चाहिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है तो, और 2 पेशकश रखे। या तो यह है कि ये जो बदअहदी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो वो जो है उसको सज़ा दी जाए, कोई भी आलमी अदालत में इसका केस चलाया जाए कि निगोशिएशन के दरमियान जो है उसने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कैसे कर दिया, जबकि खुद वहाँ का पेंटागन कह रहा है कि हमें बिल्कुल कोई जो है इस तरह का इशारा नहीं मिला है कि ईरान हम लोगों पर हमला करने वाला था। क्योंकि वहाँ की कांग्रेस ने सवाल किया है कि बताओ तो ऐसा है क्या, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला है। तो चलो दोनों के खिलाफ अदालत में जो है ये करें, और अगर उससे जो है खुद अमेरिकी अदालत में अगर जो है केस चलाया जाए और देखिए उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। और दूसरे ये है कि अब शर्त लगा दे कि अगर इजराइल
फ़लस्तीनियों को हुकूक नहीं देगा तो फिर ये जंग जारी रहेगी। हाँ, अगर वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए मान जाता है कम से कम, तब जाकर के हम जंग बंद करेंगे, वरना अब हम अपनी जंग को फ़लस्तीनियों के जंग के साथ एसोसिएट करते हैं। अब भी कर ले कम से कम, वरना इससे पहले तो जून में जो 12 रोज़ की जंग हुई थी उसमें तो ईरान ने अपने आप को अलग कर लिया था कि ठीक है, हमारे और आपकी जंगबंदी हो जाती है, हम ना आपको मारेंगे ना आप हमको मारिए, फ़लस्तीनियों का मामला फ़लस्तीनी जाने और आप जानिए। ये तो बिल्कुल गैर इस्लामी बात थी। तो अब उस गलती को करेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी अगर वो उसको एसोसिएट करते कि नहीं, इजराइल से जंग किस वजह से, फ़लस्तीनियों को लेकर के, ईरान के असल क्या लड़ाई है, मस्जिद अक्सा को लेकर के, फ़लस्तीनियों को लेकर के, तो इस जंग को से एसोसिएट करें ना फ़लस्तीनियों के साथ। तो अगर कर देते हैं तो फिर जो है इसमें दम पैदा हो जाएगा, वरना ये समझ जाइए कि अगर इसी तरह जो है कुछ दिन और चले तो फिर या तो ये है कि वो इराक वाला मामला आ जाएगा कि सद्दाम हुसैन एक तरफ, असारे लोग एक तरफ, असारे मिल करके आ जाएंगे। अब ईरान कितना दिन से सस्टेन कर पाएगा, जब यहाँ से जो तेल वगैरह जाना ही बंद हो जाएगा, खरीदो फरोख्त ये वो, तो क्या सस्टेन कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि या तो फिर जो है यहाँ पर शिया सुन्नी की लड़ाई हो जाएगी, अल-मलहमतुल उज़्मा की तरफ मामला चला जाएगा, और हर मुल्क में जो है, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यमन में, बहरीन में शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और मारने वाले को मरने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमें क्यों मार रहा, हम क्यों मार रहे हैं। तो ये जो है अल्लाह ताला इससे बचाए। और बकिया ये है कि ईरान अगर जो समझदारी दिखाए और फ़लस्तीनियों के साथ एसोसिएट कर ले तो फिर वाकई में एक जान पैदा हो जाएगी और फिर मामला अलग ही होगा। तो देखिए क्या होता है, वरना जो है ईरान के बाद जो है आप तुर्की का नंबर सोचिए कि कब आने वाला है। अभी तक तो ईरान ने थोड़ा सा जो है हिकमत का मुजाहरा किया कि तुर्की को नहीं छेड़ा है, लेकिन ये देखिए नेटो वाले जब शामिल हो जाएंगे तो फिर मजबूरी में तुर्की को भी शामिल होना पड़ेगा। तो फिर इधर जो पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर तो समझिए कि लाडला है डोनाल्ड ट्रंप का, अफ़गानिस्तान में लड़ाई ही है, तो फिर जो है चाइना वगैरह भी कहेगा, रशिया वगैरह भी कहेगा कि भाई आपका अपना कोई आपके साथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेबनान में आप जानते हैं हिजबुल्लाह को चारों तरफ से घेराव कर दिया गया है, वहाँ के हुकूमत वगैरह के ये हौसी बेचारे कितना कर पाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हौसियों को पूरी मदद या ईरान से है, तो ईरान ही जब परेशानी में रहेगा तो फिर जिसको मदद कर रहे हैं उसकी क्या हालत रहेगी। तो इस लिहाज से जो है ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है, 3-4 रोज़ और गुस्सा निकाल पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा कि मामला जो है वो ईरान के लिए थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। और ये इस अंदाजे में थोड़ा सा ये हो सकता है कि 10 दिन खींच ले, 15 दिन खींच ले, लेकिन ईरान ज़्यादा दिन नहीं खींच पाएगा, इल्ला ये कि अमेरिका वगैरह में सिविल मूवमेंट वगैरह जो शुरू हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, तो फिर अलग बात है। या फिर ईरान जो बेंजामिन नेतन्याहू वगैरह को हिट वगैरह करने में कामयाब हो जाए तो एक अलग बात है, तो फिर वो मामला कहीं और भी जा सकता है। तो अभी मैं सोचा कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।